हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्वेल्थ का जो मॉडल सेट पेपर जो BSCB में जो दिया है केमिस्ट्री के लिए, उसमें जो शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन थे। देखिएगा उसमें 20 क्वेश्चन हैं। आज टोटल क्वेश्चन मैं डील कर दूंगा। मैंने अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया है और मैंने लिखा है इस तरह से ताकि कोई भी स्टूडेंट आराम से एक बार पढ़ करके आराम से एक बार लिख सकते हो, वहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ताकि लैंग्वेज बैरियर को मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है। देखिए पहला क्वेश्चन था आपका कि जिंक ऑक्साइड होता है वाइट जब वो ठंडा रहता है, लेकिन गर्म करने पे वो येलो हो जाता है। ये पूछा है क्यों। देखो होता है क्या कि जब हम हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड लूज करता है क्या, ऑक्सीजन। कैसे? जिंक ऑक्साइड है, हमने हीट किया, कैसे टूटा, Zn2+ में, और ये जो O2- निकला था वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और ऑक्सीजन गैस वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ देखो होता क्या है, अब फार्मूला मेरा कैसा हो गया, ये जिंक में एक पहले से था और एक ऑक्सीजन था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे जितना ये Zn2+ टूटेगा उतना एक्स्ट्रा जिंक वहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो वहाँ से निकल गया। तो कहता है यही जो एक्सेस Zn2+ आयन होगा ये कहाँ मूव कर जाता है, इंटरस्टिशियल, मतलब 2 लेयर के बीच में जो साइट जो रहता है, उस जगह बचा रहता है, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। excess Zn2+ ion moves to interstitial sites and electron moves to nearby, इलेक्ट्रॉन उसके बगल वाले में पहुंच जाता है ताकि वो न्यूट्रल रहे। अभी भी है न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पे मेटल एक्सेस हो गया। तो यही आपके एनसीईआरटी में है। ये कौन सा डिफेक्ट होता है तो याद रखिएगा, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो क्या हुआ, यहाँ पे लिखोगे कि येलो इसलिए होता है क्योंकि मेटल एक्सेस हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में होता है इस इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि मेटल एक्सेस तो हुआ और जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होता कभी भी कलर डेवलप नहीं होता है। तो अब यहाँ पे कहता है कि कलर ऑफ ZnO इज ड्यू टू ट्रैपिंग। ट्रैपिंग मतलब फंस जाना, किसका? इलेक्ट्रॉन का, एट द साइट ऑफ वैकेटेड बाय ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन जहाँ से निकला था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसी के कारण वहाँ पे कलर डेवलप होता है। तो इस तरह से अब आप लिख भी सकते हैं। एक बार इस तरह से लिखो, लिखने के बाद वो कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर देयर इन क्लोज पैकिंग ऑफ एन स्फीयर। n नंबर ऑफ स्फीयर से क्लोज पैकिंग बन रहा है। तो हमने आपको क्लास में बताया था कि टोटल अगर मेरे पास स्फीयर n है तो याद रखना वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जस्ट उसका डबल यानी 2n होता है। तो फिर से ध्यान देना, अगर 100 रहेगा, अगर टोटल पैकिंग एटम, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 100 बनेगा और टेट्राहेड्रल वॉइड्स मेरा 200 बनेगा। अगर ये टोटल पूछ देगा तो इन दोनों को जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा 3n। अगर 100 रहेगा तो यहाँ 100 यहाँ 200, टोटल 300 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से अपना आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है ये हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये क्या कहता है? हेनरीज लॉ का कहना था कि देखो कोई भी, जैसे मान लो ऐसे पानी है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे मान लो गैस है और यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे इस तरह से एक पिस्टन लगा दिया, ऊपर से हम प्रेशर दे रहे हैं। तो जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे इसका वॉल्यूम घटेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस कहाँ जाएगा? पानी में। तो ये कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कहाँ पे, किसी भी सॉल्वेंट में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? प्रेशर ऑफ गैस के। तो जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगा। कहाँ पे? पानी में डिजॉल्व होगा। तो कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर है? जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जैसे ही खोलते हो उसमें से बुलबुला निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें CO2 डिजॉल्व किया जाता है हाई प्रेशर पे। तो हाई प्रेशर पे जब दोगे तो वो तो वहाँ जाके डिसॉल्व हो गया, लेकिन जब हम खोलते हैं तो वो आ जाता है कहाँ पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, जिस प्रेशर पे वो डिसॉल्व किया गया था उससे कम होता है। तो उसी कोल्ड ड्रिंक्स में देखते हो कि बबल्स के फॉर्म में आपका क्या निकलना लगता है? CO2। क्या निकल लगता है? CO2। क्लियर है ये चीज़? चलिए, तो क्या था? प्रेशर जितना ज़्यादा दोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज़्यादा होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। एक एग्जांपल मेंशन करते चले जाओ। नेक्स्ट, डिफाइन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है? जैसे मान लो इधर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है और इधर एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बीच में लगा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के विषय में याद रखना, ये उसे कहते हैं विच allow
टू पास ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को ये पास करने देगा और किसी भी सब्सटेंस को ये पास नहीं करने देगा। ये मेजर चीज़ याद रखिएगा। तो क्या होगा, केवल पानी ही पास कर सकता है, यानी जो भी सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट जनरली होता है पानी, तो मान लिया पानी पास करेगा। तो यहाँ पे देखना क्या मैंने कहा कि डाइल्यूट है तो ऑफकोर्स यहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा, सिंपल बोलो, डाइल्यूट है तो वाटर ज़्यादा होगा और कंसंट्रेटेड है तो वाटर कम होगा, सिंपल सा चीज़ है। तो जिसमें पानी ज़्यादा है, कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर टू लोअर। तो यही जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है किसके थ्रू, सेमी परमेबल के थ्रू, कहाँ से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, दिस इज कॉल्ड ओस्मोसिस। समझ में आया, सिंपल सा चीज़ था। क्या बोले, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पानी केवल पास करेगा तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, ज़्यादा से कम की तरफ। तो ज़्यादा कहाँ होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। यही लोग गलती करता है, कहाँ ज़्यादा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, वो जाएगा किस में, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो यही जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है, पढ़िए पूरा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। क्लियर ये चीज़ क्लियर हुआ। चलिए, तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, छोटा छोटा चीज़ है जिसको कि आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए, अब कहता है ओस्मोटिक प्रेशर क्या है। अब यहाँ देखो, इसी बिंदु देखो, मान लो पानी इधर से इधर जा रहा था, तो हम इस सॉल्यूशन पे इतना प्रेशर अप्लाई करो कि ये ओस्मोसिस रुक जाए, ये अब ओस्मोसिस नहीं हो पाए। तो इतना प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड इस सॉल्यूशन पे ताकि ये ओस्मोसिस रुक जाए, दैट इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दी एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल था, इसको ठीक कर लीजिएगा, दी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो बाहरी प्रेशर अप्लाई किया गया उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल है, इसका नोटेशन होता है पाई से। पाई का इक्वेशन आपको याद रखिएगा, पाई बराबर होता है CRT, सी है यहाँ पे कंसंट्रेशन, सी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन। तो पाई बराबर लिखोगे, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो N/V इंटू RT हो जाएगा। तो इसी को इक्वेशन होता है क्या, पाई भी बराबर nRT, पाई भी बराबर nRT, ये याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पूछा है व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यहाँ सिंपल सा देखो, ओम्स लॉ जो होता है, ओम्स लॉ अप्लाइड होता है बोथ पे, कहाँ कहाँ, एक मेटालिक कंडक्टर पे यानी मेटल पे और इलेक्ट्रोलाइट पे, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट पे भी अप्लाइड होता है, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट दोनों पे अप्लाई होता है। क्या होता है, रेसिस्टेंस R बराबर रो इंटू L/A, सब पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी में, रेसिस्टेंट है, यहाँ पे रो है, रेसिस्टिविटी L है, लेंथ, चूंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, इसी इलेक्ट्रोड का। अब यहाँ पे देखोगे, चूंकि रेसिस्टेंस से हमको कोई मतलब नहीं, तो रेसिस्टेंस का उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस बराबर 1/R, R बराबर था रो इंटू L/A, तो ये हो जाएगा 1/रो इंटू, अब हो जाएगा A/L, 1/रो की जगह आ गया क्या, K। यही जो K है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो 1/रो बराबर क्या हुआ, बोलो, रो क्या था, रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, तो यही कहा डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखना, अभी मेरे पास क्या आया था, यहाँ ऊपर वाले में ये जो एक्सप्रेशन था, ये वाला एक्सप्रेशन क्या था, C बराबर K इंटू A/L, ये एक्सप्रेशन आया था। तो अगर L मेरा 1 सेंटीमीटर हो जाए, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो मेरे पास क्या आएगा, C बराबर K या K बराबर C कर सकते हो। तो K जो हुआ कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, किसके बराबर, ये होगा, यहाँ देखो, ये था मेरा K, क्या था, ये था मेरा कंडक्टिविटी, यानी कह सकते हो ये कंडक्टेंस के बराबर हो गया। यानी कहोगे डिफाइंड एज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो K बराबर क्या आ गया, C, यानी कह सकते हो ये जो मेरा कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है, ये किसके बराबर, कंडक्टेंस के बराबर, किसके बराबर, कंडक्टेंस के बराबर। तो यही डिफाइन करने के लिए दिया है। नेक्स्ट है ये पूछा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो कुछ नहीं, याद रखिएगा, जितना रिएक्टेंट का नंबर होगा,
जितना रिएक्टेंट का नंबर होगा वो क्या कहलाता है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी। तो ये हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होगा। फिर से पढ़िएगा एक बार, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलरिटी। जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज होगा, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट 1 है तो मॉलिक्यूलरिटी 1, यहाँ पे रिएक्टेंट मेरा 2 है तो मॉलिक्यूलरिटी 2, यहाँ पे रिएक्टेंट 2 और 1 3 है तो मॉलिक्यूलरिटी 3। क्लियर है? कुछ नहीं, मॉलिक्यूलरिटी क्या बताता है, रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो कितना है, जितना होगा वो उसका क्या बताएगा, मॉलिक्यूलरिटी। क्या बताएगा, मॉलिक्यूलरिटी। नेक्स्ट है, कहा डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो आपको कहा डिफाइन करने को कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है। तो एड्सॉर्प्शन शायद आपको पता होगा, सरफेस अटैचमेंट। क्या था, मैंने आपको सिखाया भी है, सरफेस अटैचमेंट। अब वही कहता है कि ये एक ऐसा फिनोमेना मतलब अगर नहीं समझते हो तो याद रखना, प्रोसेस है किसका, अट्रैक्ट, यानी कोई भी अपने को क्या करेगा, किसी दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा और रिटेन करेगा, रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस ऑन दी सरफेस ऑफ सॉलिड, किसी के सरफेस पे। जैसे मान लो मैं बार बार सिखाता हूं, बाय मेकिंग वीक वेंडर वाल फोर्स, मतलब ये याद रखिएगा, वीक वेंडर वाल फोर्स होता है तो उसी को कहते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन। यहाँ देखो, जैसे मान लो ये बॉल है, इस बॉल पे अगर आके धूल इस तरह से चिपक गया तो ये जो चिपकेगा ये यहाँ पे क्या होगा, कोई बॉन्ड होगा तो बनेगा नहीं, यहाँ पे वीक फोर्स होगा। तो ये जो वीक फोर्स होगा, अगर वो वीक फोर्स कौन है, वैंडर वाल फोर्स है, तो इसको कहते हैं क्या, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। फिर से सुनना, सरफेस पे चिपकना क्या कहलाता है, एड्सॉर्प्शन। क्या कहलाता है, एड्सॉर्प्शन। अगर वो एड्सॉर्प्शन वीक वैंडर वाल फोर्स से हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जैसे चारकोल के सरफेस पे जो एड्सॉर्प्शन होता है अमोनिया गैस का, किसका, अमोनिया गैस का, ये एग्जाम्पल है किसका, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का। नेक्स्ट है ये केमिकल एड्सॉर्प्शन। कहता है वही सब्सटेंस जिसका एड्सॉर्प्शन होता है, यहाँ सुन लो थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई मेरा मान लो बॉल है, इसके ऊपर आके धूल चिपक गया, ठीक है, तो ये जो चिपका इसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे दो चीज़ हुआ, एक जिसका चिपका तो चिपकने वाला कहलाता है एडजॉर्बेट, जो चिपका जिसका एड्सॉर्प्शन हुआ, और जो एड्सॉर्प्शन करेगा उसको कहते हैं एडजॉर्बेंट। ENT लगा हुआ है, ऐसे याद रखो, ENT लगा हुआ है, यानी याद रखना एड्सॉर्प्शन करने वाला, एड्सॉर्प्शन करने वाला, याद रहेगा। अब कहता है इस फेनोमेना को हम कहे थे क्या, एड्सॉर्प्शन। इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन, यानी ये जो प्रोसेस है सरफेस पे चिपकना, दैट इज एड्सॉर्प्शन। क्लियर है? अगर वो वीक था, वीक फोर्स था तो फिजिकल, अगर वहीं पे कुछ स्ट्रॉन्ग फोर्स आ जाए तो स्ट्रॉन्ग फोर्स कब होगा, रिजल्ट ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो वो कहलाएगा मेरा केमिकल एड्सॉर्प्शन। पढ़िए एक बार, क्या कहा, व्हेन सब्सटेंस यानी एड्सॉर्बेट, यानी जिसका एड्सॉर्प्शन होगा, हेल्ड ऑन सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, कौन, एड्सॉर्बेंट यानी एड्सॉर्प्शन करने वाला, एज ए रिजल्ट ऑफ कौन सा, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी वहां पे कुछ केमिकल बॉन्ड बन रहा होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन। जैसे एग्जांपल में देख लो, जैसे एड्सॉर्प्शन किसका, हाइड्रोजन गैस का, कहाँ पे, ऑन कैटलिस्ट सरफेस। जैसे आपको पता है पैलेडियम है, निकेल है, इस पे जो हाइड्रोजन गैस जो चिपकता है, हाइड्रोजन गैस जो चिपकता है, ये कौन सा होता है वहाँ पे फिनोमेना, वहाँ पे फिजिकल नहीं, वहाँ पे क्या होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन, क्योंकि वहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चल ओके। नेक्स्ट है, पूछा था कि राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ 2 ओर ऑफ जिंक। तो सिंपल है, से कैलामाइन है, जिंक ब्लेंड है, बहुत सारा होता है, बट कम से कम 2 ही यहाँ पे कहा है, तो 2। कैलामाइन का फार्मूला होता है ZnCO3 और जिंक ब्लेंड होता है ZnS, तो ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पूछा फार्मूला ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फार्मूला स्ट्रक्चर दोनों मांगा था, तो याद रखो, पहले स्ट्रक्चर से सीखो, एकदम याद हो जाए। देखो पायरो मतलब होता है हीट किया हुआ, मतलब पायरो मतलब हीट, हीट किसको की है, फॉस्फोरिक एसिड को। तो यहाँ देखो, ये एक फॉस्फोरिक एसिड, ये एक फॉस्फोरिक एसिड, 2 फॉस्फोरिक एसिड है। अब हम इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ से कौन निकलेगा, H2, कौन निकलेगा, H2। H2 मैं दिखा देता हूँ,
यहाँ से देखो, यहाँ से OH निकला और एक से H निकला, यानी क्या निकल गया H2। H2O जब निकल गया तो यहाँ देखो अब क्या क्या बचा, यहाँ P डबल बॉन्ड O, यहाँ एक OH दो OH, बीच में यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन रह गया, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ है, और फिर ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बच गया। यानी इसका क्या हो गया फॉर्मूला, H4 देखो 1 2 3 4, 2 फॉस्फोरस है, P2 ऑक्सीजन चेक कर लो, 1 2 3, 3 इधर 3 3 6, और ये एक बीच वाला 7, तो H4P2O7। कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर रटना नहीं, कैसे देखो बनाओगे कैसे, मैं बता देता हूँ फिर से। देखो यहाँ देखो क्या करोगे, 2 फॉस्फोरिक एसिड ले लो और दोनों फॉस्फोरिक एसिड में से स्ट्रक्चर बना के आपको करना क्या है, बीच से H2O निकाल दो, बीच से आप यहाँ से, यहाँ देखो एक का OH एक का H निकाल दो, जो स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये कौन है मेरा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। कहाँ से आया था, 2 मॉलिक्यूल किसका लिए थे, फॉस्फोरिक एसिड का, हीट करा दिए तो नाम पड़ गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। कुछ नहीं है, एक बार बना लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा, द 2 यूजेस ऑफ ओजोन, ओजोन का यूज़ बताओ। तो याद रखना ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, ये एक डिसइंफेक्टेंट होता है, और जर्मीसाइडल मतलब कहीं भी जर्म्स वगैरह लग जाए तो ओजोन वहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि वो मतलब उसको किसी बैक्टीरिया वगैरह को या कोई भी जर्म्स उसको मारा जा सके, और ये एक तरह का ब्लीचिंग एजेंट होता है। यहाँ ब्लीचिंग एक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग वाला एक्शन होता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ इन 4 का, इस 4 एसिड का पूछा है। तो सिंपल है, क्या देखो हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका साइज इतना बड़ा, इसका मान लो इतना बड़ा, इसका उससे भी बड़ा, इसका उससे भी बड़ा। तो क्या होगा, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज क्या हुआ, बढ़ा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ता हुआ। तो साइज जब बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, यहाँ देखो इससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, ध्यान देना यहाँ पे हाइड्रोजन बहुत नज़दीक है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, बहुत दूरी में, तो इसको तोड़ना आसान है। HI वाला हाइड्रोजन तोड़ना आसान है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आसानी से मतलब कम किस में होगा, HI वाले में, क्योंकि H का जो बॉन्ड लेंथ है I के साथ ये बहुत दूर मतलब अच्छा खासा दूरी है, तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसीलिए H+ ज़्यादा कहाँ निकलेगा, HI में से, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसका होगा, HI का। तो यही आपको ऑर्डर सजाना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बोलो सबसे बड़ा साइज किसका, आयोडीन का। तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो गया, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा तो H+ ज़्यादा कहाँ से निकलेगा, HI में से। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका, HI का, और सबसे कम किसका, HF का। ठीक है, एकदम याद रखिए, किसी भी ग्रुप में जो प्रॉपर्टी डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो कौन होता है, साइज, क्योंकि अच्छा खासा साइज में इंक्रीमेंट होता है। ओके, जब ऊपर से नीचे आते हैं। नेक्स्ट पूछा है आपसे, व्हाट आर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स ऑफ फूड, गिव्स एग्जांपल। यानी फूड प्रिजर्वेटिव्स के विषय में आपसे मांगा है। तो याद रखना फूड प्रिजर्वेटिव्स कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जो हम यूज़ करते हैं ताकि मेरा जो खाना है वो अच्छा खासा दिन तक स्टोर किया जा सके, उसमें फफूंदी नहीं पड़े। ऐसे आप घर में अगर रोटी बना के रख दोगे तो देखते हो कि नेक्स्ट डे उसमें मोल्ड्स मतलब देखो फंगस वगैरह लग जाता है। तो अगर हम उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, जैसे अचार वगैरह सालों साल तक प्रिजर्व रहता है, क्यों रहता है, तो उसमें हम क्या डालते हैं, तेल डालते हैं, नमक डालते हैं। तो वो जो तेल और नमक कैसा काम करेगा, फूड प्रिजर्वेटिव, यानी फूड को हमको स्टोर करने लायक रख सके। तो क्या है ये सब्सटेंस, विच आर यूज्ड इन फूड स्टोरेज टू अवॉइड माइक्रोबियल ग्रोथ, किसी तरह का बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ ना करे इन फूड ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन, फूड में जो हम यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे ये कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो सके। जैसे अभी अभी मैंने बताया अचार में क्या डालते हैं, साल्ट, मुरब्बा वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, शुगर। ये याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट ये कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट वेजिटेबल ऑयल किस में डालते हैं, ये भी डालते हैं हम लोग किस में, अचार में। ठीक है, और साल्ट्स ऑफ प्रोपानिक ये भी अचार में यूज़ होता है, पिकल्स में यूज़ होता है। तो ये कुछ एक नाम आप याद रखें, जरूरी नहीं कि सारा नाम याद रखें, कम से कम साल्ट, शुगर और वेजिटेबल ऑयल 3 ही लिख दीजिएगा, इतना ही में आपको मार्क्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पैरासीटामोल। 2 यूज़ मांगा है पैरासीटामोल का, तो याद रखिएगा पैरासीटामोल हम लोग कब खाते हैं, जब हमें फीवर आ जाता है। फीवर, हीट का मतलब होता है पायर, ये याद रखिएगा, पायरो टर्म्स है हीट को लेके, किसको लेके, हीट को। तो पायरो यानी कि हीट है, हमारा शरीर गर्म है, हीट को हमको कम करना है तो क्या कहलाएगा, एंटी पायरेटिक। क्या कहलाएगा, एंटी पायरेटिक। ठीक है, और
एनाल्जेसिक मतलब होता है जो कि क्या करे, दर्द को कम करने वाला। जैसे हमारा बॉडी में पेन होने लगता है तो भी हम पैरासीटामोल को यूज़ करते हैं, होता है ना जी, फीवर में दोनों रहता है, फीवर भी रहता है और पेन भी रहता है, तो दोनों में एक काम आता है। कौन? पैरासीटामोल। एंटीपायरेटिक, फीवर कम करने के लिए, एनाल्जेसिक यानी दर्द को कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट सही, टिंचर ऑफ आयोडीन पूछा था। टिंचर ऑफ आयोडीन ये होता क्या है, पहले ये भी याद रखना। आयोडीन का सॉल्यूशन होता है इथानॉल यानी अल्कोहलिक कह सकते हो, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, दिस इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। ये याद रखिएगा, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? अल्कोहलिक सॉल्यूशन किसका? आयोडीन का। ये कहाँ यूज़ होता है तो एकदम याद रखिए, जैसे हम लोग डिटॉल यूज़ करते हैं उसी तरह से एंटीसेप्टिक के फॉर्म में ये यूज़ होता है। क्लियर है? तो ये 2 क्वेश्चन था, आपको पूछा था। नेक्स्ट सही पूछा, अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक, ये एक्सप्लेन करना। पहले समझो एम्फोटेरिक किसको कहते हैं। एम्फोटेरिक उसको कहते हैं जिसमें एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों। तो पहले स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स देखो, फिर सुना। एम्फोटेरिक किसको कहते हैं? जिसमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों होता है, उसको क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। यहाँ देखो अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ कार्बन है, एक मेरा अल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, ठीक। यही अल्काइल ग्रुप बदलता है तो अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर अलग अलग अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करता है, बट कॉमन सब में ये होता है, एक एसिडिक ग्रुप और एक यहाँ पे NH2 है। तो NH2 में क्या है? लोन पेयर। तो ये क्या हो गया? लोन पेयर के कारण ये हो गया बेसिक और ये हो गया एसिडिक, यानी अमीनो एसिड्स में बोथ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर होता है, इसलिए कैसा होता है? एम्फोटेरिक। कैसे? इसका प्रूफ कैसे मिलता है? तो यहाँ से देखो, ये H+ निकालेगा और ये इसको दे देगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? NH3 पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से H+ निकल गया तो कैसा चार्ज? माइनस। तो दोनों चार्ज आ गया, इसलिए इसको कहते हैं डाईपोलर। क्या कहते हैं? डाईपोलर या ज्यूटर आयन, डाईपोलर या ज्यूटर आयन। क्लियर है? ये एक चीज़ क्लियर हुआ। तो क्या हुआ? अमाइनो एसिड्स में दोनों कैरेक्टर है, एसिडिक भी और बेसिक भी, इसलिए क्या कहते हैं इसको? एम्फोटेरिक। एकदम याद रखिएगा, एम्फोटेरिक मतलब वो सब्सटेंस जिसमें दोनों कैरेक्टर होता है। कौन कौन सा? एसिडिक भी और बेसिक भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। पूछा आपसे स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन इथाइल इथानामाइन। यहाँ देखिए, पहले इथानामीन समझिए, होता क्या है? इथेन में एक H हटा के कौन लग गया? NH2, तो ये है मेरा इथानामीन, तो ये है मेरा इथानामीन, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ देखो, यहाँ ये जो दोनों हाइड्रोजन है, इस दोनों हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन रहने दो और एक इधर लगा दो और इथाइल, तो क्या हो जाएगा? N पर इथाइल और ये पहले से था इथानामीन, तो N इथाइल इथानामीन। देखो क्या किया मैंने, इधर था इथानामीन और N पे एक लगा दिया इथाइल, खुद से बना स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, N इथाइल इथानामीन। ये मैंने बड़े अच्छे से ऑर्गेनिक में पढ़ा रखा है। नेक्स्ट है ये N डाइमिथाइल, मतलब N पर ही अब यहाँ पे पहले 2 मिथाइल ले आओ, हो गया। अब फिर कहता है मिथानामीन, तो एक कार्बन वाला क्या कहलाएगा? मिथाइल, और ये बन गया मेरा मिथानामीन, ये बन गया मेरा मिथानामीन। क्लियर है? और N पे कौन है? 2 मिथाइल है, तो ये बन गया मेरा डाइमिथाइल, इधर से लग गया मेरा डाइमिथाइल। पोजीशन क्या होगा? N पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, नेक्स्ट कहता है हेल्महोल्ट्ज़ ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये होता क्या? बहुत मतलब नेम रिएक्शन है, आपके NCERT में मेंशन है, सॉरी। यहाँ देखिए, देखो क्या होता है। जैसे ये है मेरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है COH, इसके बगल वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। यहीं पे आपको हैलोजन लगाना है, यहाँ पे कौन लगाना है? हैलोजन। तो क्या कहता है? हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कहाँ पे? एट अल्फा कार्बन एटम। इसी को, इस नाम से, ये साइंटिस्ट का नाम है हेल्महोल्ट्ज़ ज़ेलेंस्की रिएक्शन। फिर से सुनिएगा क्या मैंने कहा, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा कार्बन एटम पे क्या कराना था? हैलोजिनेशन, हैलोजन लगाना था। व्हाट इज हेल्महोल्ट्ज़ ज़ेलेंस्की रिएक्शन? आसानी से लिख सकते हो, क्या था? किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा पोजीशन पर जब हम हैलोजिनेशन कराते हैं, दिस इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज़ ज़ेलेंस्की रिएक्शन। कोई मैकेनिज्म वगैरह यहाँ पे नहीं जानना है आपको। सबसे पहले PCl5 ले लो या PCl3 ले लो, उससे रिएक्ट करा दो तो यहाँ का OH निकल जाएगा। फिर यहाँ पे हैलोजिनेशन कराओगे तो हैलोजन लग जाएगा। फिर पानी में जैसे डालोगे तो इस यहाँ पे जो हैलोजन लगा था उसको हटा के क्या OH आ जाएगा।
ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म आप लोग को उतना जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है दो रिएजेंट बताइए जो कि क्या करे, ये कार्बोनाइल ग्रुप को कहाँ पे पहुंचा दी, इस अल्काइल ग्रुप में। तो याद रखिएगा यहाँ पे दो रिएजेंट यूज होता है, मतलब दो रिएक्शन है, बड़ा फेमस रिएक्शन है। एक है क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। देखो याद रखना, क्लेमेंसन रिडक्शन में जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। वोल्फ किस्नर रिडक्शन में हाइड्राजीन, ये है हाइड्राजीन NH2 किसमें, इथानोइक KOH में। देखो इसका अपना इंपॉर्टेंस है। ये होता है क्लेमेंसन रिडक्शन होता है किसमें, एसिड में, और वोल्फ किस्नर रिडक्शन होता है बेस में। ये याद करने का हम ट्रिक बताए हुए हैं। WBCA मतलब वेस्ट बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन। W से क्या है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या यूज होता है, बेस, यानी हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। क्लेमेंसन रिडक्शन है, ये है मेरा क्लेमेंसन रिडक्शन है, और उसमें क्या यूज होता है, एसिड मतलब कंसंट्रेटेड HCl। क्लियर है। चलिए याद रखिएगा इस चीज़ को, किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप को हमको अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो दो रिएक्शन यूज होता है, एक क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा है मेरा वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या है रिएजेंट, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnHg कंसंट्रेटेड HCl में, और दूसरा है वोल्फ किस्नर रिडक्शन जिसमें हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ इथानोइक KOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा आपसे नेम एंड फार्मूला ऑफ टू कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। यहां देखिए एसिटल्डिहाइड है कि फॉर्मल्डिहाइड होगा, सॉरी यहाँ पे होगा आपका, फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन में था फॉर्मल्डिहाइड कि दो ऐसा कंपाउंड बताइए जो फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन से बनता हो। तो आपके एनसीईआरटी में दो मेंशन है, एक है बेकेलाइट और एक है आपका मेलामाइन। एक है मेरा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। देखो क्या है, क्या देखना, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड को जब फिनॉल के साथ, बस ये याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड को फिनॉल के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे, मतलब पॉलीमराइज कराने की कोशिश करोगे, तो होता क्या है, पहले लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहते हैं नोवोलैक, और फिर जब ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है और फिर ये नोवोलैक मिल करके और 3D नेटवर्क बनाता है, जो क्या बनाता है, बेकेलाइट। तो याद रखना क्या, फेनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब आप रिएक्ट कराओगे, पॉलीमराइज कराओगे, तो क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है कौन, लीनियर स्ट्रक्चर वाला नोवोलैक और 3D स्ट्रक्चर वाला बेकेलाइट। तो इतना जानने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बेकेलाइट का स्ट्रक्चर बना देना, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड से क्या बना मेरा, बेकेलाइट। दूसरा देख लो मेलामाइन। स्ट्रक्चर याद रखना, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनाओगे और 3 नाइट्रोजन लोगे, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे कार्बन है, जैसे ये वाला 3 पोजीशन पे कार्बन है, यहाँ पे NH2 लगा दो। बाकी वही बेंजीन में जैसे 3 डबल बॉन्ड दिखाते थे वैसे डबल बॉन्ड दिखा दो। क्लियर है। इसका किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ फिर पॉलीमराइजेशन कराओगे तो आपका मिलता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। देखो कैसे बनता है बता देता हूँ। यहाँ का H और यहाँ का OH, मतलब यहाँ का H और यहाँ का OH, यहाँ का मान लो ये OH इस तरह से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, CH। यहाँ पे CH2 नहीं होगा, क्या होगा, CH। तो ये इस तरह से यहाँ पे जुड़ता चला जाता है और इससे लंबा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये मेरा क्या कहलाता है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ये अनब्रेकेबल क्रोकरी वगैरह जो बर्तन बनता है जो टूटता नहीं है, वो इसी का होता है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। कैसे याद रहेगा, फिर से बोलो, मेलामाइन का रिएक्शन किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब हम पॉलीमराइज कराते हैं तो क्या बनता है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। स्ट्रक्चर याद रखो बना करके, वो अपने आप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल पूछा था और इसका यूज पूछा है। तो पावर अल्कोहल में याद रखिएगा, अल्कोहल मेनली कौन, एब्सोल्यूट अल्कोहल इथानॉल होता है 20% और पेट्रोल होता है 80%। एकदम याद रखिएगा पावर अल्कोहल क्या है, एकदम याद रखिएगा इस चीज़ को, कितना है 20% कौन, अल्कोहल, और 80% पेट्रोल। पेट्रोल ज़्यादा होता है तो इसको किस में यूज़ करते हैं, ऑफकोर्स पेट्रोल है यानी मोटर गाड़ी में यूज़ होगा, तो मोटर इंजन में एज ए फ्यूल ईंधन के तौर पे यूज़ होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मार्कोनिकॉफ रूल। देखो हम क्लास में सिखाते हैं उस तरह से कि एडिशन ऑफ किसका, इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस थ्रू दी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन।
तो उस तरह से आप नहीं जाइएगा। यहाँ पे क्या कहिएगा, जैसे किताब में रहता है लिखा उस तरह से आप प्रोसीड कीजिएगा। क्या कहा, एडिशन किसका, अनसिमेट्रिक रिएजेंट यानी HX, तो यहाँ पे एक H प्लस होगा और एक X माइनस होगा। हैविंग इलेक्ट्रोफाइल कौन, H प्लस और न्यूक्लियोफाइल X माइनस। क्लियर है। टू अनसिमेट्रिक अल्कीन, अनसिमेट्रिक अल्कीन पे अनसिमेट्रिक रिएजेंट का जब हम एडिशन करते हैं, अनसिमेट्रिक रिएजेंट किसको कहे, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों हो, तो क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। तो ये स्टेटमेंट आपके बुक्स में है, बुकिश डेफिनेशन है, यही आप वहाँ पे लिखिएगा। क्या कहा मैंने, यहाँ देखो, ये मेरा अनसिमेट्रिक अल्कीन है, पाई बॉन्ड के इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, तो दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो कैसा है, अनसिमेट्रिक अल्कीन। ये है मेरा अनसिमेट्रिक अल्कीन। अब यहाँ पे जैसे मान लो HCl को हम डालते हैं तो कैसे टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब यहाँ देखो, इस कार्बन पे कितना, 1 हाइड्रोजन और इस बगल वाले पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो अब क्या होगा कि ये वाला Cl माइनस कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखो ये वाला चला गया इस कार्बन पे जहाँ एक ही हाइड्रोजन था, तो वहाँ जाके जुड़ गया। क्लियर है। फिर सुना, negative part of reagent goes to that carbon which contains less number of hydrogen atom। इतना लिख दीजिए, एक एग्जांपल लिख दीजिए, काफ़ी है 2 मार्क्स के लिए। तो इतना ही 20 क्वेश्चन था आपके मॉडल सेट पेपर में। तो अच्छे से इसको कीजिए और कोशिश कीजिएगा, एक बार खुद से लिखिए, एक बार खुद से इसको लिखिएगा। और इसका मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम पे आपको डाल दूँ इसका PDF फॉर्म, और अच्छे से लिखिएगा। पहले एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, और भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन डालने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।